हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस ग्लोरी। इस वीडियो में हम पीसीएस के मेंस के लिए जो अभी आने वाला है उसके लिए कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं उनको शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आप सभी के लिए भी। तो इसमें हम अभी मध्यकालीन भारत की वास्तुकला के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने एंशिएंट इंडिया की जो वास्तुकला थी उस संबंध में जो थे टॉपिक्स को उनको शेयर किया था, आप उसको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की वास्तुकला के बारे में जानेंगे। इसके इंट्रो में हम ये लिख सकते हैं, 712 ईस्वी में सिंध पर अरब विजय के साथ ही भारत की पश्चिमी सीमाओं पर मुसलमान शासकों का आगमन आरंभ हुआ। यहाँ से भारतीय इतिहास में मध्यकाल के आरंभ का श्री गणेश हुआ था। ये हम एक इसका इंट्रो लिख सकते हैं। और इसमें हम पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इंडो इस्लामिक वास्तुकला। उसके अगर उससे क्वेश्चन आता है तो हम उसमें इंट्रो ये डालेंगे, स्थानीय वास्तुकारों ने फ़ारसी शैली के साथ मिश्रित होकर इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर भारतीय अरबी वास्तुकला को जन्म दिया। ये हमारा एक इंट्रो हो जाएगा इसके लिए। अगर हम इसके प्रकार देखते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला के, तो भारत में इसकी शाही शैली जो कि दिल्ली सल्तनत में दिखती है, दक्कनी शैली जो बीजापुर गोलकुंडा में है, प्रांतीय शैली जो कि मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर से संबंधित है, मुग़ल शैली जो दिल्ली, आगरा और लाहौर से संबंधित है। इसकी विशेषताओं को हम देखेंगे जो कि यह है कि इसमें मैंने बहुत ही बुलेट पॉइंट में छोटा छोटा लिख रखा है। ये लास्ट टाइम रिवीजन में ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि इसमें मेहराब शैली थी, मेहराबदार जो कि मेहराब और गुंबद से दिखता है। मस्जिद व मकबरों में मीनार का उपयोग होता था। मानव पशु आकृति पर कम बल दिया गया है। निर्माण में जोड़ने वाले एजेंट के रूप में गारे का उपयोग। अलंकरण के स्थान पर सुलेखन। सजावटी पैटर्न में समरूपता की भावना। ज्यामितीय सिद्धांत उपयोग। भवनों में जाली का जटिल कार्य। आंगन में फव्वारे, नाली रूप में पानी का उपयोग। पिट्राड्यूरा बागों की चारबाग शैली। इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आप एक लिखें, बट ये रहता है कि क्योंकि हमको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है और क्वेश्चन 2-3 डायमेंशन में होता है, तो मैंने पॉइंट कई लिख रखे हैं कि लास्ट मोमेंट पे मुझे कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 तो मुझे याद ही रह जाएं। तो यही होता ही है, इसीलिए मैंने एक लाइन रख रखे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छे लगे, इफ़ेक्टिव लगे, आप उसको वहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम दिल्ली सल्तनत की साम्राज्यिक शैली को देखते हैं जो कि दिल्ली के शासकों द्वारा संरक्षित हुई थी। गुलाम वंश से संबंध में अगर हम अभी देखेंगे तो कुतुब मीनार हो गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया। खिलजी वंश में देखेंगे तो शैलजिक शैली से अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला। तुगलक वंश में जो था उस वो वास्तुकला का संकट काल था, बहुत ज़्यादा वास्तुकला के संबंध में कार्य नहीं हुए हैं। लोधी वंश में मकबरा निर्माण का प्रारंभ हुआ था, जैसे कि आप आगरा का नगर देख सकते हैं, लोधी गार्डन देख सकते हैं। स्थानीय शासकों द्वारा संरक्षित सल्तनत काल के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। तो हम इसमें बंगाली वास्तुकला को देखेंगे जिसमें टेराकोटा का उपयोग है, स्तंभ निर्माण है, जटिल अलंकरण है जो कि जोरा संस्कृति मंदिर हो गया, हजार दुआरी महल हो गया। मराठा वास्तुकला अगर हम देखते हैं तो गुंबद, विशाल प्रवेश द्वार, सजावटी मेहराब, गोल गुंबद बीजापुर। दक्कनी वास्तुकला का देखेंगे, इसमें 3 मेहराब वाले अग्रभाग, बल्बनुमा गुंबद, मेहराब, ज्यामितीय पैटर्न जो कि गोलकुंडा के किला और 4 मीनार में दिखते हैं। नायक शैली को देखेंगे तो गहन नक्काशी, बड़े गोपुरम, विशाल गलियारा की उपस्थिति, प्रदक्षिणा पथ जो कि मीनाक्षी मंदिर में दिखता है। अब हम मुग़ल वास्तुकला की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है। तो इसका इंट्रो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मुग़ल शासक कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे। उनके अधीन वास्तुकला ने पुनः अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया क्योंकि नए भवनों का निर्माण महान दृष्टि और कलात्मक प्रेरणा के साथ करवाया गया। इसमें हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, इस तरीके से। तो बाबर के समय में पानीपत और रुहिलखंड की मस्जिद निर्माण, हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव डाली। शेरशाह के समय में किला कोहना, रोहतास किला, शेरशाह सूरी मस्जिद, सड़क आजम। उसके बाद अकबर, उसके देखेंगे तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी,
जिसमें बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, हिरन महल, गोविंद देव मंदिर। जहांगीर के काल में अकबर का किला, शालीमार बाग, मोती मस्जिद। शाहजहां के काल में ताजमहल, दिल्ली का किला, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, शालीमार बाग लाहौर। औरंगज़ेब के समय में बीबी का मकबरा। ये सब इन मुग़लकालीन शासकों के समय में बनाए गए स्थापत्य के स्मारक हैं। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष प्रयोजनों हेतु निर्मित भवन, बलुआ पत्थर व संगमरमर के विशाल भवन, इमारतों में ज्यामितीय और सामंजस्यता का अभाव, भारतीय और ईरानी शैली का सुंदर एवं व्यापक समन्वय, त्रावित और आरकुष्ट शैली का उपयोग, घेरा वाले किला निर्माण प्रवृत्ति, घुमावदार, कोणदार और रंगीन मेहराब उपयोग, पित्रा तकनीक। अब हम आधुनिक वास्तुकला के बारे में देखेंगे। यूरोपीय औपनिवेशिकों के आगमन के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच, डेनिश और अंग्रेजों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय अपने साथ स्थापत्य शैली का खजाना भी लाए, जिससे उनके द्वारा करवाए गए अनेक निर्माण कार्यों में देखा जा सकता है। आप इसके इंट्रो को अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज भी कर सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन हो वहाँ पे। अब इसमें वास्तुकला को 3 भागों में बांट दिया गया है: पुर्तगाली प्रभाव, फ्रांसीसी प्रभाव और अंग्रेजी प्रभाव। अंग्रेजी प्रभाव को दोबारा से उसको 2 कैटेगरी में किया गया है: इंडो गॉथिक शैली, नव रोमन शैली। अब हम सबसे पहले पुर्तगाली प्रभाव के बारे में देखेंगे। वास्तुकला की अरेबियन शैली, आंगन, गृह और बरोक चर्च, आरंभ में व्यापारिक ठिकानों और गोदाम निर्माण, दुर्गीकृत नगर। उल्लेखनीय निर्माण अगर देखेंगे हम पुर्तगाली प्रभाव से, तो गोवा में जो से कैथेड्रल है, बॉम जीसस बसीलिका है, दीप किला है, कास्टेला डे अगुआदा है मुंबई में, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम फ्रांसीसी प्रभाव देखेंगे, तो कार्टेशियन ग्रिड योजना और वैज्ञानिक वास्तुकला से पुदुचेरी व चंद्रनगर निर्माण। शक्ति प्रदर्शन हेतु भव्य भवन निर्माण। अग्रभाग में अधिक अलंकरण या डिजाइन के बिना अज्ञात वास्तुकला की अवधारणा। तटीय शहर माहे, कराईकल, यमन। जीसस का सैक्रेड हार्ट चर्च पुदुचेरी, चंद्रनगर का सैक्रेड हार्ट चर्च। ये फ्रांसीसी प्रभाव के संबंध में था। अब हम अंग्रेजी प्रभाव को देखेंगे, जो कि अभी भी बहुत सी जगह पे पाया है। फ्रांसीसी प्रभाव तो हमें पुदुचेरी के क्षेत्र में दिखता है, लेकिन अंग्रेजी प्रभाव हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत ही जगह दिखता है। अंग्रेज अपने साथ वास्तुकला की गॉथिक शैली लाए या भारतीय वास्तुकला के साथ मिल गई और इसकी परिणति वास्तुकला की इंडो गॉथिक शैली के रूप में हुई। 1911 के पश्चात नव रोमन स्थापत्य कला के रूप में ज्ञात वास्तुकला की एक नई शैली उभरी। अब इसमें हम इंडो गॉथिक शैली और नव रोमन शैली के बारे में अलग अलग से देखेंगे। इसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो आप इंडो गॉथिक शैली के बारे में इधर देखेंगे। पहले भारतीय, फारसी और गॉथिक शैली का अनूठा मिश्रण। उसके बाद नव रोमन में देखेंगे एडवन लुटियन और हर्बर्ट बेकर की नई दिल्ली की वास्तुकला। इंडो गॉथिक में विक्टोरियन शैली थी। नव रोमन में निर्माण अज्ञातकृत तथा बिना किसी रुचिकर विशेषता वाले होते थे। इंडो गॉथिक में निर्माण बहुत विशाल और निष्पादन में विस्तृत था। नव रोमन में वास्तुकला सभी शैलियों का संगम था। इंडो गॉथिक में दीवारें पतली, नुकीले मेहराब थे। नव रोमन में सादगी, आधुनिकता, उपयोगिता से अत्यधिक समझौता था। इंडो गॉथिक में चर्चों की क्रूसिफाइड भूमि योजना थी और इसमें वृत्तीय भवन थे। नव रोमन में इस्पात, लोहा, कंक्रीट का उपयोग प्रारंभ हो गया और इसमें औंधे अथवा ऊपर उठे गुम्बद की अवधारणा थी। इनके उदाहरण में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का हम देख सकते हैं। और नव रोमन में हम सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, उसको देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं भारतीय चित्रकलाओं पे। इसके इंट्रो में हमें देखेंगे भारत में कलात्मक उत्कृष्टता की सुदीर्घ परंपरा रही है और चित्रकला उन प्रमुख माध्यमों में से एक है जिसका परंपराओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्रकला का इतिहास भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और पंचमढ़ी के प्राचीन शैल चित्रों से जाना जा सकता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला को 3 भागों में बांटा गया है: उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल।
अब हम भारतीय चित्रकला को देखेंगे, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला। भित्ति चित्रकला के अंदर अजंता, अरमामलई गुफा, रावण छाया गुफा, बाघ की गुफा, एलोरा में सित्तनवासल और कैलाश लेपाक्षी मंदिर। लघु चित्रकला में हम देखेंगे, लघु का अर्थ है लाल रंग का शीशा। इस रंग का उपयोग पुनर्जागरण काल के दौरान प्रदीप्त पांडुलिपियों में किया जाता था। इसके कुछ हम अन्य तथ्य देखेंगे। आदर्शवाद की ओर अधिक झुकाव था, जो कि चित्रकला के में है। भारतीय चित्रकला में आदर्शवाद की ओर अधिक झुकाव, आदर्श राजा, आदर्श प्रकृति, हर्षोल्लास का आदर्श ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से चित्रित, धर्म का प्रभाव। अजंता एलोरा में आप देख सकते हैं कि हिंदू कई तीनों धर्मों से संबंध में है। प्रतीकात्मकता का प्रयोग, मुरली या मोरपंख जैसे कि कृष्ण जी से संबंध में है। लाठी चश्मा दिखाते हैं तो गांधी जी के संबंध में आ जाता है। मुद्राएं, रेखाओं की प्रधानता, प्रकृति का चित्रण, नाम विहीनता, पात्र विधानता। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग बना के तो चले जाते थे पुराने काल में, लेकिन अपने नाम का उत्कीर्ण नहीं करते थे, तो आज भी नाम विहीन है, क्योंकि उनकी लिपियों को, सभी प्रकार की लिपियों को पढ़ा अभी भी जाना संभव नहीं हो पाया है। अब हम उसके बाद मुगल कालीन चित्रकला को देखेंगे। चित्रकला के मुगल शैली की शुरुआत को भारत में चित्रकला के इतिहास की एक युगांतरकाली घटना समझा जाता है। इसका काल भारत में 16वीं से 18वीं शताब्दी रहा। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान रखी। उसके 2 चित्रकार अमीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद ने भारत में मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। अब हम इसका विकास क्रम देखेंगे चित्रकला का। तो प्रकृति का घनिष्ठ अवलोकन, सुनम्य प्रकृतिवाद, उत्तम और कोमल आरेखन, भारतीय और फारसी चित्रकला की सफावित शैली, सौंदर्य के उच्च गुणों से परिपूर्ण, वैभवशाली व निरपेक्ष। अकबरकालीन इस चित्रकला में ईरानी, भारतीय, राजस्थानी का प्रभाव दिखता है, जिसमें उसके चित्रकार थे दसवंत, बसावन, मंसूर। जहांगीर काल में अधिकाधिक आकर्षण, परिष्कार, प्रकृति के प्रति अधिक आकर्षण, पशु पक्षी चित्रण, छायाचित्र। शाहजहां काल में चित्र में चटकीले रंग का प्रयोग, शाह चित्र जिसमें केवल काली रेखा का प्रयोग। औरंगजेब के काल में चित्रकला का स्तर काफ़ी गिर गया था। अब हम मुगलकालीन चित्रकला की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। चित्रों के विषय दरबानी शानो शौकत, बादशाह की रुचियों से संबंध में थे। धर्मनिरपेक्ष व केवल अभिजात वर्ग के लोगों के चित्रांकन थे। छवि चित्रों के साथ साथ मुरक्के शैली व हाशिए का चित्रांकन हुआ है। कपड़ों पर बेल बूटे, भवन नक्काशी, फर्श कारीगरी दिखती है। अलंकरण पर बहुत बारीक काम हुआ है, जैसा कि आप ताजमहल में देख सकते हैं। महीन व नुकीली तूलिका से बारीक रेखा खींचने का कौशल था। कपड़े, भित्ति, हाथी दांत का चित्र, ये सब भी थे। संध्या व रात्रि चित्रांकन में रुचि, ये सब मुगल चित्रकला की विशेषताएं थी। अब हम भारत में बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। कृषि अर्थव्यवस्था विस्तार परिणाम स्वरूप तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावों के विरोध में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मगध मध्य गंगा के मैदानों में बौद्ध धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन के स्वरूप में बौद्ध धर्म ने कालांतर में भारतीय दर्शन को समृद्ध करने के साथ भारतीय कला एवं स्थापत्य पर भी गहरा प्रकाश डाला। अब हम इसके प्रभाव को देखेंगे, जो कि भारतीय दर्शन पर रहा। उदारता एवं जनतांत्रिक मूल्य, अष्टांगिक मार्ग महत्वपूर्ण अंग, अहिंसा, जीवमात्र हेतु दया भाव, त्रिपिटक ने शांतिपूर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की आलोचना, क्षणभंगुरता का सिद्धांत, शून्यवाद व विज्ञानवाद, इच्छा लालसा नियंत्रण हेतु निर्वाण प्राप्ति, पंचशील का सिद्धांत, विवेक तर्क आधार पर सांस्कृतिक समस्या का निवारण। अब हम भारतीय कला स्थापत्य पर इसका प्रभाव देखेंगे। मूर्तिकला विकास क्रम में सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा का निर्माण, मौर्योत्तर काल में गांधार, अमरावती, मथुरा कला विकास, अशोक के एकाश में स्तंभ, बुद्ध अवशेषों के प्रचारक, बुद्ध अवशेषों पर स्तूप निर्माण सांची भरहूत में देखते हैं। मौर्योत्तर काल व गुप्त काल में चैत्य विहार रूप में गुफा निर्माण, गुप्त स्थापत्य में अभियांत्रिकी कौशल व भित्ति चित्र, नालंदा मूर्तिकला विकास, कांस्य मूर्ति निर्माण कला। अब हम वास्तुकला की प्रगति में बौद्ध और जैन धर्म के योगदान को देखेंगे। इसके इंट्रो में हम ये लिखेंगे,
5वीं से 14वीं शताब्दी में हिंदू वास्तुकला के साथ ही बौद्ध और जैन वास्तुकला में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। एलोरा की गुफा से 3 धर्मों के स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं। इसके योगदान को हम देखेंगे। बादामी, खजुराहो, कन्नौज से किन्हीं 2 धर्म के अवशेष, धर्मपाल द्वारा गंगा उपजाऊ मैदान में साम्राज्य की स्थापना, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर में उस समय की ईंट का प्रयोग, नालंदा के मठीय विश्वविद्यालयों में अनेक मठ का संकुल, नालंदा की गजकारी, पत्थर, कांस्य मूर्तिकला, निर्माण कला, मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर जैन मंदिर, भारी मूर्ति कलात्मकता, साज सज्जा अलंकृत जो कि आबू जैन मंदिर में है, ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी में बौद्ध मठ, ये सब इससे संबंध में थे। भारतीय संगीत के बारे में अब हम देखेंगे। भारतीय संगीत की प्राचीन परंपरा सामवेद से आरंभ हुई, जिसके मंत्र संगीतबद्ध रूप में गाए जाते हैं। सम्यक गीतम इति संगीतम, अर्थात ध्यानपूर्वक या एकाग्र चित्र से गाए गए गीत को संगीत कहते हैं। संगीत की 2 शैलियाँ थी, हिंदुस्तानी शैली, कर्नाटक शैली। यहाँ पे मैंने एक छोटे से मैप के थ्रू हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली को उसमें ड्रॉ कर दिया है। ये अच्छा भी लगता है आंसर में जब हम बनाते हैं, ये हमारे एक आंसर को पॉजिटिव वे में लेके जाता है, जिसमें मैंने अब इसको हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली के बारे में इसको चार्ट के फॉर्म में नीचे बना के लिख दिया है कि हिंदुस्तानी शैली की विशेषताएं क्या थी और कर्नाटक शैली की विशेषताएं क्या थी और इन दोनों के मध्य में अंतर क्या था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तानी शैली जो थी वो उत्तर भारत में थी। मिश्रित संगीत शैली जो प्राचीन मध्यकाल परंपरा से मेल था। भाव प्रधानता शैली थी। राग सिद्धांत कड़ाई से पालन होता था। घराना आधारित शैली थी। गीत के नैतिक निर्माण पर जोर दिया जाता था। तेजी से ताली के साथ गायन होता था। स्वरों में रेंज और लचीलापन था। समय सीमा का पालन होता था। सुबह शाम के लिए अलग अलग राग होते थे। अब हम इसमें कर्नाटक शैली के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत में थी। इस पे बाह्य प्रभाव से वंचित थी। बौद्धिक और आध्यात्मिक शैली थी। इसमें राग सिद्धांत के प्रति निर्देशों का पालन हुआ था। विकास मुख्यतः आचार्यों देवदासियों के द्वारा होता था। घरानों में गुरु शिष्य परंपरा के तहत विकास हुआ था। ध्वनि की तीव्रता नियंत्रित थी। कंठ स्वरों पर ज़्यादा बल दिया गया था। स्वरों की उच्च शुद्धता पर ध्यान दिया जाता था। उसके बाद हम आते हैं शास्त्रीय नृत्य पे। इसका इंट्रो में हम ये देखेंगे। नृत्य विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने या आनंद लेने के उद्देश्य से आमतौर पर संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से होने वाली शरीर की गति है। भीमबेटका गुफा हड़प्पा सभ्यता से मिले साक्ष्यों से नृत्य कला विकास के स्रोत प्राप्त होते हैं। अब हम एक चित्र के माध्यम से भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको उनके क्षेत्र में हम प्रदर्शित कर देंगे, कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है। नृत्य कला के उद्भव के स्रोत हम देखेंगे। पाषाणकालीन गुफा चित्र पर साक्ष्य जो कि भीमबेटका नचना कुठार से हैं। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा खुदाई में नाचती स्त्री की कांस्य मूर्ति। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर आधारित। वैदिक काल में नई भावनाओं और प्रस्तुति की विविधता में समृद्धता। रामायण काल में रास और लास्य शैली महत्व। बौद्ध काल नृत्यकारों की सामाजिक प्रतिष्ठा। गुप्तकालीन मालविकाग्निमित्रम विक्रमो उर्वशीय में नर्तकी का वर्णन। मध्यकाल में गायन की ध्रुपद और धामर शैली वर्णन। शास्त्रीय नृत्य को मैंने एक चार्ट के थ्रू दिखा दिया है। अब हम इन सभी नृत्यों की कुछ कुछ विशेषताएं देख लेंगे, कौन सा किस राज्य में है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि पहले भरतनाट्यम के बारे में बता दिया है। उसके बाद में कथकली के बारे में यहाँ पे 2-3 पॉइंट के माध्यम से बताया है। उसके बाद में नीचे कथक के बारे में नीचे बताया है कि इसकी विशेषताएं क्या थी। ये आप इसको थोड़ा जल्दी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे कम समय में आपको भी आसानी रहेगी। मणिपुरी नृत्य के बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। उसके बाद ओडिसी नृत्य के बारे में बताया है। उसके बाद कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम, इसके बारे में बताया है। उसके बाद इसमें मैंने लोक नृत्य के बारे में लिख रखा है। किसी क्षेत्र विशेष में उस स्थान के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य
लोक नृत्य कहलाता है। यह बिना किसी पेशेवर और शास्त्रीय प्रशिक्षण को बहुत सरल तरीके से पारंपरिक संगीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें कुछ जो लोक नृत्य हैं, हमने कुछ कुछ राज्यों के लोक नृत्य को इस मैप के थ्रू यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया है। उसके बाद इसकी विशेषताएं हम देख लेंगे। विशेष क्षेत्र तथा समुदाय से जुड़ाव, लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति किसी भी सामान्य व्यक्ति या कुलीन वर्ग द्वारा किया जा सकता है। कोई विशेष नियम नहीं, किसी संस्था या वर्ग विशेष द्वारा नियंत्रित नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्व, दैनिक कार्यों की अभिव्यक्ति, अधिकांश लोक नृत्यों की अनूठी पोशाक, आदिवासी लोक नृत्य, आदिवासी लोक कथाओं से प्रेरित, शादी जन्मोत्सव, नया घर प्रवेश, अतिथि स्वागत, फसल कटाई। इस वीडियो में हम अभी यहीं तक देखेंगे। अगली वीडियो में मैं गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।